हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप लोग जो है एकदम मेहनत कर रहे होंगे। आपका पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर खत्म हो चुका है, यानी प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। अब जो है इसका वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रहे हैं हम कि इससे कैसे कैसे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। ये आपका पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर यानी कि प्रकाश का परावर्तन से कौन से कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, वो वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दे रहे हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि इससे बाहर नहीं रहेगा। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं अंतिम तक तो इससे बाहर नहीं रहेगा और इसमें वही चीज़ बताया जाएगा जो आप पढ़े भी हुए हैं, है ना। मतलब आसान रहेगा, जो पढ़े हुए वही चीज़ इसमें रहेगा। वही चीज़ तो आता है यार, जो पढ़िएगा वही ना आतेगा एग्जाम में, है ना। तो आप विश्वास कीजिएगा हम पे। बाकी हमको तो जानिए रहे, मेरा नाम क्या है, विकास चौधरी। आप तो बहुत अच्छे से जान रहे होंगे आप लोग। चलिए बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से लिखा हुआ कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। बात सही है। चलिए हम लोग चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे और इसे किरण आरेख से दर्शाए भी। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम तो आप लोग पढ़े हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह, समतल सतह या दर्पण या चिकना सतह, चमकीला सतह, कोई भी चीज पे जिस पे पड़े और टकरा के पुनः उसी माध्यम में आ जाए, इसी को तो हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसी को तो कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन लिख के डैश दीजिएगा, लिखिएगा कि जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण या चमकीली सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में, मतलब जिस माध्यम में आज जिससे जा रही थी इसी माध्यम में आ जाए, तो लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण देखिए, फिगर भी पा लीजिएगा, किरण आरेख से न बोल रहा है तो फिगर पा लीजिएगा। ये हो जाएगा हमारा परावर्तक सतह हो जाएगा। यहाँ पे इस पे देखिए किरण आ रही है और ये किरण इधर गया, किरण इधर गया, तो ये आने वाली किरण जो होता है उसको आपतित किरण बोलते हैं। ये हमारा हो जाएगा आपतित किरण, आपतित किरण हो जाएगा, ठीक ना, आपतित किरण। अब ये देखिए जा रही है तो ये हो जाता है हमारा परावर्तित किरण। ये हमारा हो जाएगा परावर्तित किरण हो जाएगा, ठीक ना, परावर्तित किरण। यहाँ से हम लोग अभिलंब खींच देते हैं ना, तो ये हमारा हो जाएगा अभिलंब। तो ये हमारा हो गया अभिलंब, अभिलंब हो गया, ठीक ना। और यहाँ पे जहाँ पे आगे टकराता है इसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ये हो जाएगा आपतन बिंदु। यहाँ पे जहाँ पे आ रहा है किरण टकरा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह, परावर्तक सतह हम लोग इसको बोलते हैं परावर्तक सतह। इस तरह से लिख लीजिएगा, आप लोग जान रहे होंगे। इसको आई बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं। कौन जो बना रहा है, आई मतलब आपतन कोण, आर मतलब परावर्तन कोण। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है बराबर होता है। कहने मतलब अगर ये 40 पे आ रहा है तो ये जाएगा अभी कितना डिग्री पे? 40 पे। जितना लिखा हुआ सब लिख लीजिएगा, ठीक ना। और दूसरा में लिखिएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों कैसे होते हैं? एक ही समतल में होते हैं, ठीक ना। इस सबको हटा देते हैं। तीनों जो है क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं, याद रखिएगा। मतलब आपतित किरण देखिए, आपतित किरण हो गया, ये अपवर्तित किरण हो गया और अभिलंब, अभिलंब मतलब ये तीनों एक ही बिंदु पर यानी एक ही समतल पे होते हैं, ठीक ना। ये हो गया हमारा पहला। चलिए अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बेशक ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या बोल रहा है कि प्रकाश पुंज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया 2016 में। लिखिएगा उत्तर में करके प्रकाश पुंज लिख के डैश दीजिएगा। लिखिएगा प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज या प्रकाश पुंज एक ही है, कंफ्यूज नहीं होइएगा कि दोनों अलग अलग है, नहीं, ठीक है। समझ गए? किरणों के समूह मतलब ढेर सारा जाएगा इस तरह से। देखिए जब किरण जाएगा ना इस तरह से किरण, तो इसको बोलेंगे हम लोग किरण पुंज बोलेंगे। एक वो रहता है, एक वो इस तरह से रहेगा तो इसको हम लोग किरण बोलेंगे। तो ये फिगर पार के यहाँ पे लिख भी लीजिएगा इसके नीचे में कि प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज या तो किरण पुंज। और उसके नीचे लिखिएगा कि किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। किरण उसके नीचे फिगर पाने के बाद नीचे लिखिएगा प्रकाश किरण पुंज या प्रकाश पुंज तीन प्रकार के होते हैं। पहला लिखिएगा अभिसारी किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज और तीसरा समांतर किरण पुंज। अगर पॉसिबल हो तो इसका भी फिगर पाट दीजिएगा। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है कि एक बिंदु पे जाके जो है इकट्ठा होता है। एक बिंदु ये है और इस तरह से ये हो गया हमारा क्या, अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में क्या होता है कि ये फैलती चली जाती है, मतलब एक बिंदु से निकल के फैलते चलता जाता है। एक बिंदु से निकल के क्या होता है, फैलते चलता जाता है। जैसे मोबाइल का टॉर्च, जो मोबाइल का जो पीछे में टॉर्च होता है वो इतना सा होता है, लेकिन इंजोरा कैसे देता है, मतलब जो लाइट देता है वो पूरे में फैला देता है ना। तो ये हमारा हो जाएगा अपसारी किरण पुंज। ये हो गया अभिसारी, अभिसारी
और ये क्या हो गया आपसारी, ये हो गया आपसारी। और समांतर किरण पुंज में क्या होता है कि इस तरह से समांतर जाता है, एक दूसरे के समांतर जाता है, ये हो गया हमारा समांतर किरण, समांतर किरण पुंज, ठीक ना। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, बेशक हो गया। चलिए अब अगला है क्वेश्चन हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तीसरा है कि उत्तल और अवतल दर्पण के 3 उपयोग को लिखें। तो ये भी देखिए क्वेश्चन 2024 2013 ये समय पूछा गया। उत्तर में लिखिएगा उत्तल दर्पण के 3 उपयोग। सबसे पहला लिखिएगा मोटर गाड़ी में साइड मिरर के रूप में, मोटर गाड़ी यानी कि जो 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर के सामने देखिए ऐना इस तरह से लगा हुआ रहता है ना, 4 व्हीलर में भी साइड में लगा हुआ रहता है, तो उसमें जो है हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो पीछे से आ रही वाहनों को जो है छोटा करके दिखाता है ना, छोटा करके। जैसे मान चलिए ये इतना बड़ा है ना, जब उसमें देखिएगा ना तो छोटा दिखेगा। आप अपना फेस देखिएगा ना, इतना को तो इतना को दिखेगा, मतलब बड़े चीज को छोटा करके दिखा देता है। तो ये याद रखिएगा कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। दूसरा है कि किसी भी वस्तु का छोटा तथा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा और सीधा बनाता है ना। सड़क के किनारे लगे लैंपों का परावर्तक सतह उत्तल होता है। जो सड़क के किनारे जो लैंप जो लगा हुआ रहता है वो क्या होता है? परावर्तक, उसका क्या बोल रहा है, किनारे लगे लैंपों का परावर्तन सतह उत्तल होता है, ठीक ना। इससे प्रकाश अधिक क्षेत्रों में फैल पाता है, मतलब कि कर्व टाइप का रहता है, जिससे क्या होता है कि फैल जाता है पूरा चारों तरफ लाइट, ठीक ना। चलिए ये हो गया इसका उत्तल दर्पण वाला लिख लीजिएगा। अब अवतल वाला लिख लीजिएगा। देखिए अवतल वाला लिखिएगा, अवतल दर्पण के 3 उपयोग निम्नलिखित है। पहला लिखिएगा हजामत बनाने में। हजामत बनाने मतलब कि दाढ़ी वगैरह ये सब बनाते हैं ना, उसमें किया जाता है। बड़े बड़े सैलूनों में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, लेकिन छोटा छोटा ये सब नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि गाँव देहात है। बड़ा अवतल दर्पण में क्या होता है कि कोई भी चीज़ को बड़ा दिखता है, बड़ा दिखाता है। जैसे ये गुण छूटा हुआ आपका दाढ़ी, तो उसमें दिखेगा कि नहीं बड़ा है। अब गांव देहात में क्या होता है, अगर लगा दिया और हल्का सा कटेगा तो उसमें लगेगा कि ढेर कटा हुआ है। इतनी से खून बहा तो उसमें लगेगा कि इतना खून बहा है, तो मार के छूट देगा, है ना। इसीलिए नहीं यूज किया जाता है। बाकी दूसरा नंबर क्वेश्चन है मोटर गाड़ी के अग्र दीप में क्या था? अग्र दीप मतलब जो हेड लाइट होता है ना, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो हेड लाइट जहाँ पे लाइट जलता है ना, उसमें काय पर किया जाता है? क्योंकि वो जो अवतल दर्पण का काम जो होता है वो एक बिंदु पे इकट्ठा करता है, उसको इकट्ठा करने का काम करता है, इसलिए अग्रदीप में किया जाता है। क्योंकि रोड पे लाइट मारे, जैसे ये सभी देखिए लाइट तो क्या करता है, ये सभी फैला दे रहा। अब ऐसे रोड पे अगर जा रहे हैं फैला देगा तो फिर हमको क्लियर रोड पे दिखेगा नहीं दिखेगा, है ना। तो इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ताकि जो लाइट जो है हमको एक जगह फोकस करके दे। देखते हैं ना रोड पे लाइट 4 व्हीलर हो 2 व्हीलर हो, उसका लाइट जो है एकदम सीधे मारता है टॉर्च के जैसा, है ना। तीसरा है अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरी क्षेत्रों में किया जाता है। आँख कान नाक गला देखे में किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो मान के चलिए कि यहाँ पे डॉक्टर जो है लगाया रहता है अवतल दर्पण, ठीक ना। यहाँ पे एक पहनले रहेगा, इसी करके अवतल दर्पण पहनले रहेगा, दोनों हाथ से काम करेगा, ऊपर में लाइट जलते रहेगा। ऊपर वाला लाइट जो है यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे कुछ गोल सा रखले रहेगा, देखिएगा ऊपर से लाइट यहाँ पे पड़ता है। अब वो माथा से क्या करता है कि उसके अंदर मुंह पे फोकस करेगा, जहाँ पे उसको देखना ना, इससे करके माथा को हिला उला के उसको फोकस करेगा। क्या होता है कि अवतल दर्पण पे यहाँ पे किरण पड़ता है, प्रकाश पड़ता है, और जो प्रकाश जो है वो एक बिंदु पे जाके इकट्ठा कर देता है, उसको एक जगह ना करता है, तो फिर क्या होता है कि क्लियर दिखता है, ज्यादा लाइट देता है, ठीक ना। चलिए अब अगला हो गया हमारा चौथा हो गया। चौथा क्या बोल रहा है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के दोस्तों। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। आसान है एकदम, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अगला आपका 5वां नंबर क्वेश्चन आपका है कि गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें। गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस यानी कि ये हो गया हमारा वक्रता के अंदर हो गया फोकस, हमारा यहाँ पे होता है ना, फोकस हमारा यहाँ पे होता है, इसका देखिएगा तो फोकस यहाँ पे होता है। ये इसका उत्तर में लिखेगा। 2017 में पूछा गया है कि गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, है ना, ये वाला हटा देते हैं, आपको दूसरा टाइप से सिखा दें। देखिए ये हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई जो किरणें हैं, ये दर्पण से टकराने के बाद यानी परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरता है? फोकस से गुजरता है। आपको बहुत अच्छा से बताए हुए भी है ना, फोकस से गुजरता है। प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, देखिए ये इस बिंदु प्रधान अक्ष, ये लाइन वाला जो लाइन है इसको प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये जिस बिंदु से जा रहे हैं उसी को तो बोलते हैं हम लोग प्रधान अक्ष ना। तो इसके जिस बिंदु पे कट करती है ना, जिस बिंदु से होकर जाती है या कट करती है, उसे उस बिंदु को गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष मुख्य फोकस कहते हैं। ये मुख्य फोकस होता है। बहुत आसान था, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं। अगला है 7वां नंबर क्वेश्चन की अवतल दर्पण में फोकस दूरी f
और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है, क्या संबंध है, तो ये संबंध है f बराबर r/2 होता है, f बराबर r/2। ये जो है आपके 2 नंबर में नहीं जल्दी पूछता है, लेकिन फिर भी लिख लीजिएगा यहाँ पे कि अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। बहुत ही आसान था, ये ऑब्जेक्टिव में गारंटी है कि पूछता है, और हो सकता है कि इस बार प्रूफ करने के लिए भी दे दे कि f बराबर r/2 सिद्ध करे। याद रखिएगा, ठीक ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब अगला चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस। अगला है 8वां नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि आवर्धन किसे कहते हैं, वर्णन करें। 2017 में पूछा गया है ना। लिखिएगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात, अनुपात मतलब बटा, अब अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m, यहाँ पे m लिख लीजिएगा। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है और आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है, ठीक ना, कोई भी मात्रक नहीं होता, मतलब कि मात्रक हीन होता है। ये मात्रक हीन होता है, ये मात्रक विहीन होता है या हीन होता है, ठीक ना। क्यों होता है जो भी आपको बता देते हैं। आवर्धन बराबर लिखिएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई, अब बटा में ये जो वहां पे है ना, वहां पे ना लिख के यहाँ पे लिख लीजिएगा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। अब देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसका मतलब ये मीटर में होगा, है कि नहीं। वस्तु को चाहिए, इसका मतलब ये भी मीटर में होगा, तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो इसका कोई मात्रक नहीं ना होगा। इसका मतलब है कि मात्रक विहीन, मात्रकहीन होता है, मात्रकहीन होता है, क्योंकि मीटर से मीटर तो कट जाएगा तो मात्रकहीन होता है। और याद रखिएगा इसको m से सूचित किया जाता है। इसका मात्रक जो है हीन होता है, मात्रक कुछ नहीं इसका होता है ना। इसका आंसर आएगा 10, 15, 20 ऐसे आएगा, ना कि 10 मीटर 10 सेंटीमीटर ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एकदम ले लीजिए। अरे यार, चलिए अब अगला है 9वां नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी दर्शाए। 2018 में पूछा गया। ये वाला देख लीजिएगा, उत्तर में लिख लीजिएगा कि गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन की नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी निम्नलिखित है। सबसे पहला लिखिएगा कि बिंब हमेशा दर्पण के दाएं ओर रखा जाता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि ये है, तो ये हमारा हो गया P, ये हमारा हो गया F और ये हमारा हो गया C। तो वस्तु जो हमेशा किधर रखा जाता है, दर्पण के बाएं, और ये हो गया हमारा वस्तु हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वस्तु हो गया। दर्पण के बाएं ओर बनता है, इधर हो गया बाएं और इधर हो गया दाएं। तो दर्पण जो हमेशा दर्पण के बाएं रखा था, मतलब इस साइड रखा था। पहला हो गया बाएं ओर रखा जाता है। दूसरा में लिखिएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। सभी दूरियां कहाँ से मापा जाता है, यहाँ से मापा जाता है ना, ध्रुव से मापा जाता है। और ये भी लिख लीजिएगा कि ऊपर में होता है प्लस, इधर हो गया दर्पण के इधर हो गया माइनस में, और नीचे में हो जाता है माइनस में, नीचे में हो जाता है माइनस में, और ये ऊपर हो जाता है प्लस में, और इधर भी हो जाता है तो प्लस में। ये दूरी मापा जाता है, चिन्ह परिपाटी इसको बोल रहे हैं। चलिए तीसरा में लिखिएगा कि मूल बिंदु के दाईं ओर, मूल बिंदु के दाईं ओर मतलब इधर है ना। इधर देखिए अभी बताया ना कि इधर प्लस होता है, ये ऊपर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, सॉरी इधर माइनस हो गया, और नीचे में क्या होता है, प्लस होता है। तो वही बोल रहा है कि बिंदु के दाईं ओर, बिंदु मतलब मूल बिंदु इसी को बोल रहा है, ठीक ना। मूल बिंदु के दाईं ओर यानी इधर धनात्मक दूरी जो है धनात्मक, जबकि मूल बिंदु के बाएं ओर यानी कि इधर ऋणात्मक मानी जाती है। अभी बताया ऋणात्मक। चौथा में लिखिएगा कि मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर है ना, ऊपर की ओर मापी जाने वाली सभी दूरियां धनात्मक होता है। ऊपर अगर मापेगा ना तो धनात्मक होता है, और नीचे की ओर मापी गई लंबवत दूरी ऋणात्मक होता है, और नीचे जब मापेगा, अच्छा यहाँ भी प्लस ही कर दिए हैं, नहीं ऋणात्मक होगा माइनस में। यहाँ पे ठीक की है, यहाँ पे देखिए ठीक लिखा हुआ है, यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है माइनस, यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक ना। तो ये बात को लिख लीजिएगा, बस इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिए, अगला आपका है 10वां नंबर क्वेश्चन कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, मतलब वैल्यू क्यों देते हैं। इसको जो है पीछे देखने के लिए इसको जो हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं, ठीक ना। इसका रीजन तो होगा तभी तो हम लोग करते हैं, बिना रीजन के कुछ करते हैं। ये बोर्ड क्यों लाए, रीजन था, झूठे को पैसा काहे बर्बाद करते। तो इसका रीजन है कि इस पर सही ढंग से पढ़ाया जाता है। इस पर पहले जो काम व्हाइट बोर्ड पे जो है 1 घंटा में होता है, ये काम यहाँ पे 10 मिनट में हो जाता है, क्योंकि ये देखिए पहले से लिख के लाए हुए हैं। अब मान चलिए व्हाइट बोर्ड पे बनाते तो क्या होता कि एक क्वेश्चन करवाते, फिर लिखते, फिर मिटाते, फिर लिखते, फिर मिटाते, फिर लिखते, फिर मिटाते, बहुत देरी लगता है। ये देखिए झट से हो जा रहा है ना, यहाँ पे रंग बिरंग भी मिल जा रहा है। चलिए तो वही बोल रहा है कि क्यों करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन 2013 में 2019 में पूछा गया। उत्तर में लिखेगा हम वाहनों में
उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य यानी कि पीछे देखने के लिए दर्पण के रूप में वरीयता यानी कि महत्व देते हैं, यानी कि इसका उपयोग करते हैं। इसलिए देते हैं कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है ना, बहुत दूर तक देखता है ना, देता है, और ये किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। छोटा, जैसे अब हम लोग इस उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, तो गाड़ी में करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि पीछे से आ रहा है गाड़ी, जो हम लोग पीछे ऐसे ही करके देख लेते हैं, हल्का सा मुड़ते हैं, आईना में देखते हैं कि पीछे से आ रहा है कि नहीं, हम लोग देख लेते हैं। तो उतना बड़ा बड़ा ट्रक, उतना बड़ा बड़ा बस जो हमको आईना में, इतना छोटा आईना में दिख जाता है, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब क्या हो गया कि छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और जब हम इसका प्रयोग मोटर गाड़ी में दृश्य दर्पण के रूप में करते हैं तो उत्तल दर्पण पीछे से आने वाली गाड़ी का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाकर दिखाता है। बस उत्तर लिख लीजिएगा, चलिए लिख लीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला है हमारा प्रश्न 11, ठीक है, 11 है, एक क्वेश्चन और है इसमें, चलिए खत्म ही हो गया, लास्ट है क्वेश्चन 11, इतना इंपॉर्टेंट है आपके पहला चैप्टर में। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गोलीय है ना, गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या, सबसे पहला ये क्वेश्चन। दूसरा बोला एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अच्छा 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया हुआ, तो इसका फोकस दूरी क्या होगा, बहुत अच्छा, चलिए देख लेंगे। गोलीय दर्पण बोला, हमको ये नहीं बताया कि उत्तल दर्पण क्या, उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण में दोनों होता है, उत्तल होता है, दोनों होता है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो तो उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिसके गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, ये भी आप बोल सकते हैं, ठीक ना। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है, पहला होता है उत्तल और दूसरा होता है अवतल, है ना। अब ये इसका जो है गोलीय दर्पण का जो त्रिज्या जो दिया हुआ है वो 20 दिया हुआ है, यानी इसके लिए भी 20 दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, और इसके लिए भी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, इसके लिए भी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब दोनों के लिए निकाल लेते हैं, तो हम लोग क्या निकालना, हमको क्या सेंटीमीटर दिया हुआ तो हमको फोकस निकालना या एफ निकालना था। आपको तो मालूम है एफ बराबर में होता है आर बटे में 2, और सेंटीमीटर में दे लिया तो एफ बराबर में हो जाएगा आर दिया हुआ, कितना दिया हुआ 20 बटे में आ जाएगा 2, तो कट जाएगा, तो आ जाएगा कितना, एफ बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक ना। इधर भी आ जाएगा एफ बराबर आर बाई 2, इधर एफ आ जाएगा, तो वही तो हमको त्रिज्या तो 20 ही दिया हुआ था, 20 बटे 2, तो ये आ जाएगा हमारा एफ बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि उत्तल में भी 10 और अवतल में भी 10 नहीं, देखिए उत्तल में जो होता है वो प्लस में मापा जाता है, और अवतल में जो है माइनस में मापा जाता है। तो ये हो जाएगा -10 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा +10 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जाता है कि किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो उत्तल दर्पण का धनात्मक होता है और अवतल का ऋणात्मक होता है, ठीक ना। आपसे ये भी पूछा जाता है यदि किसी लेंस की क्षमता है ना, क्षमता या फोकस दूरी +10 सेंटीमीटर तो वह कौन सा दर्पण है, तो देखिएगा प्लस रहेगा तो उत्तल मारिएगा और माइनस रहेगा अवतल मारिएगा। आसान तो है यार, कुछ है नहीं इसमें। बाकी आपका जो क्वेश्चन समाप्त हो गया यहाँ पर। अवतल प्रकाश के परावर्तन से इतने ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं, अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं, है ना। एक चीज़ और याद रखिएगा कि दर्पण सूत्र 1/f बराबर होता है 1/u + 1/v, ये भी याद रखिएगा। ये प्रूफ करने के लिए नहीं देगा क्योंकि पिछले बार जो दे चुका है, बस ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग दर्पण सूत्र, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, दर्पण सूत्र इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक ना। ये आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है, सॉरी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। 1/f बराबर 1/u + 1/v, ठीक ना। यहाँ पे आपके चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाते हैं, कुछ था इसमें नहीं। बाकी इस वीडियो में तो इतना ही, अगले वीडियो में आएगा प्रकाश का अपवर्तन, तो उसमें भी हम लोग देख लेंगे वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। बाकी चलिए, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा सभी के पास, ठीक ना। चलिए बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।